वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल न्यू डिजिटल टैलेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारे करंट अफेयर के सेशन में रहने वाला एक और सेशन जिसमें हम बात करेंगे आज के मुख्य समाचार का, यानी कि 3 तारीख के मुख्य समाचार का, लेकिन वीडियो 4 तारीख को शो होगा। तो आइए सबसे पहले राष्ट्रीय समाचार से जानते हैं। तो भारत सरकार ने की राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना, मतलब नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन की स्थापना की है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार भारत सरकार भूमि और अन्य गैर प्रमुख संपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना कर रही है। एनएलएमसी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए और सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। अब तक सीपीएसआई ने एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीपीसीएल, बी&आर, बीईएमएल, एचएमटी लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड सहित सीपीएसई के मुद्रीकरण के लिए 3,400 एकड़ भूमि और गैर प्रमुख संपत्तियों को संदर्भित किया है। राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम एनएलएमसी की स्थापना बजट घोषणा के अनुसार की जा रही है। इसे भारत सरकार के स्वामित्व वाली 100% इकाई के रूप में स्थापित किया जा रहा है। प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूंजी 5,000 करोड़ रुपए होगी, जबकि सब्सक्राइब्ड शेयर पूंजी 150 करोड़ रुपए होगी। यह केंद्र सरकार और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम यानी सीपीएसई के स्वामित्व वाली भूमि के लिए एक परिसंपत्ति प्रबंधक के रूप में कार्य करता है, यानी काम करता है। इसे कई स्रोतों के सुझावों के आधार पर निवेश, पट्टे या संपत्ति किराए पर लेने या उनके मुद्रीकरण करने की स्वतंत्रता है। यह वाणिज्य या आवासीय उद्देश्यों के लिए संपत्ति विकास करने के लिए स्वतंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार से जानते हैं। तो सबसे पहले दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। दुबई की फर्म द जेट जीरो इमिशन ने दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट के लॉन्च की घोषणा की है। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताओं प्रौद्योगिकियां हैं जो इस 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर शांति से उड़ने में सक्षम बनाती है और इसमें 8 से 12 यात्रियों को ले जाने की क्षमता भी है। यह घोषणा दुबई में द जेट के निर्माण और संचालन के लिए स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो इमिशन यूएई आधारित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित DWIN के बीच हुए समझौते के परिणाम स्वरूप हुई है। COP28 के दौरान जेट की उद्घाटन उड़ान होगी, जो 2023 में दुबई यूएई में आयोजित होने वाली है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर हम बात करते हैं राजधानी अबू धाबी में, जैसा कि हम लोग को पता है कि इसकी मुद्रा की बात करते हैं तो संयुक्त अरब अमीरात दिरहम है। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति जो हैं खलीफा बिन जायद अल नाहयान है। आगे बात करते हैं तो राज्य समाचार से लेते हैं। जो सबसे पहले आता है तुरगया महोत्सव 2022 अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया, यानी कि अरुणाचल प्रदेश का जो एक त्यौहार है तुरगया भी है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा आदिवासी समुदाय को 3 दिवसीय तुरगया महोत्सव का अरुणाचल प्रदेश के तवांग मठ में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है मुख्य आकर्षण सानाछम जो भिक्षुओं द्वारा छो गयाल याप और यम तसा मुंडे देवता को प्रदर्शित करने के लिए किया जाने वाला अनुष्ठान नृत्य है। इस वर्ष डुंगयूर तुरगया उत्सव है, जो प्रत्येक तीसरे वर्ष के रूप में एक विशेष अवसर का प्रतीक है। त्यौहार को व्यापक स्तर पर डुंगयूर महोत्सव के नाम से आयोजित किया जाता है, जिसके दौरान दलाई लामा फेब-जूम भेजकर अन्य लामाओं को आशीर्वाद, यानी कि जिसे तसेब बूम के रूप में भी जाना जाता है, प्रदान करते हैं, जो कि अनुष्ठानों में उपयोग की जाने वाली एक पवित्र वस्तु है। ठीक है। अगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करें तो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो BD मिश्रा। आगे नियुक्ति, डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी बने NILT के महानिदेशक। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी जो है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी संस्थान के महानिदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। NILT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में शामिल होने से पहले मदन मोहन त्रिपाठी दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय NTTU नई दिल्ली में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे।
DTU में उन्होंने निर्देशक आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल IQAC और बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ को समन्वय के रूप में भी काम किया है। और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसे MITI बोलते हैं, भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय है। एग्रीमेंट की बात करें तो सिंडिकेटेड सुविधा लेने के लिए वेदांत ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ करार किया। वेदांता लिमिटेड ने उधारदाताओं के साथ विचार विमर्श के बाद अधिकांश सिंडिकेटेड सुविधा को संभालने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ 7.75% पर 8,000 करोड़ रुपए प्रतिस्थापन सुविधा की सुविधा करार किया है। आगे चलते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय जो है मुंबई में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के CEO राज किरण राय जी हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 11 नवंबर 1919 को किया गया था मुंबई में। इकोनॉमिकल की बात करते हैं। कृषि रिपोर्ट, वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP 7.8% बढ़ने की उम्मीद। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमानित 8.5% की तुलना में फाइनेंशियल ईयर 2023 वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.8% रहने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2023 में विकास दर 7.8% रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2022 में 9.2% थी। आगे बात करते हैं तो NSO फर्स्ट रिवाइज्ड GDP अनुमान फाइनेंशियल ईयर 21। भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.6% की गिरावट। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राष्ट्रीय आय, उपभोग, व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान जारी किया। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2021 के लिए पहला संशोधित GDP अनुमान जारी किया। अनुमान के मुताबिक GDP में 6.6% की गिरावट आई है। इससे पहले GDP में 7.3% की गिरावट आई थी। संकुचन मुख्य रूप से कोविड महामारी के और लगाए गए लॉकडाउन के कारण है। NSO ने 2019-20 के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि संख्या को भी संशोधित कर 3.7% कर दिया है, जबकि पहले यह 4% था। जनवरी 2021 में जारी पहले संशोधन के तहत 19-20 के लिए स्थिर 2011-12 कीमतों पर वास्तविक GDP या GDP 4% के वृद्धि के साथ 145.69 लाख करोड़ रुपए रही। बैंकिंग की बात करेंगे तो वित्त वर्ष 2022 बैंक 50,000 करोड़ रुपए को 15 NPA खाते NARCL को हस्तांतरित करेंगे। SBI के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा के अनुसार नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या बैड बैंक इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड IDRCL इंडिया डेब्ट रेजोल्यूशन कंपनी लिमिटेड परिचालन शुरू करने के लिए तैयार है। 82,845 करोड़ रुपए के कुल 38 गैर निष्पादित परिसंपत्ति नॉन परफॉर्मिंग एसेट NPA खातों को शुरू में NARCL में हस्तांतरित करने के लिए पहचाना गया है। पहले चरण में चालू वित्त वर्ष में 50,000 करोड़ रुपए की 15 स्ट्रेस्ड एसेट्स यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट अकाउंट NARCL के ट्रांसफर की जाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने NARCL में बहुमत हिस्सेदारी ले ली है। IDRCL प्रमुख रूप से निजी क्षेत्र के बैंकों के स्वामित्व में होगी। व्यवसाय की बात करते हैं। सोनी ने डेस्टिनी गेम डेवलपर बंगी को $3.6 अरब में खरीदा। सोनी ग्रुप कॉर्प लोकप्रिय डेस्टिनी और हेलो फ्रेंचाइजी के पीछे US वीडियो गेम डेवलपर बंगी को गेम बनाने वाले स्टूडियो के अपने अस्थिर को मजबूत करने के लिए $3.6 बिलियन में खरीद रहा है। सोनी इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट द्वारा घोषित सौदा इस महीने के तीसरा महत्वपूर्ण वीडियो गेम अधिग्रहण है, जो निम्नलिखित है। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन द्वारा जो 2 सप्ताह पहले $69 बिलियन में एक्टिविजन ब्लिज़र्ड इंक की खरीद और टेक-2 इंटरएक्टिव कॉर्प ने 10 जनवरी को
मोबाइल गेम लीडर जिंगा इंक को खरीद लिया है। बंगी खरीदने से सोनी को सबसे लोकप्रिय प्रथम व्यक्ति शूटर गेम में से एक और बड़े पैमाने पर कॉल ऑफ ड्यूटी श्रृंखला के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए दिया जाएगा, जो कि सोनी के मुख्य प्रतिद्वंदी अब एक्टिविजन के माध्यम से है। रैंक रिपोर्ट की अगर बात करें तो ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट LIC विश्व स्तर पर 10वां सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी एक ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट अनुसार लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन यानी LIC को विश्व स्तर पर बीमा ब्रांडों की सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। शीर्ष 10 की सूची में LIC एकमात्र भारतीय बीमा कंपनी है। LIC का मूल्यांकन $8.656 अरब करीब 74,722 करोड़ रुपए वर्ष 10 में से 5 चीनी बीमा कंपनियां हैं। पिंग एंड इंश्योरेंस ब्रांड वैल्यू में 26% की गिरावट दर्ज करने के बावजूद दुनिया के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभर रही है। शीर्ष 10 सूची में अमेरिका की 2 कंपनी, जबकि फ्रांस, जर्मनी और भारत की एक एक है। ब्रांड फाइनेंस के अनुसार LIC का बाजार मूल्य 2022 तक 43.40 लाख करोड़ रुपए यानी कि 59.21 अरब डॉलर और 2027 तक इतने लाखों की बात कौन याद रखेगा, 58.9 लाख करोड़ रुपए। डेबिट LIC के जो अध्यक्ष हैं MR कुमार हैं। LIC का मुख्यालय मुंबई में। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956। एक बार और पढ़ लेते हैं, जैसा कि कलर चेंज। हाँ, MR कुमार जो है LIC का अध्यक्ष हैं। LIC का मुख्यालय मुंबई में है। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को किया गया था। विज्ञान, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो IIT धारवाड़ में सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ। किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा में वैश्विक उत्कृष्टता केंद्र ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हाल ही में IIT धारवाड़ में लॉन्च किया गया था। केंद्र सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा में अनुसंधान को बढ़ावा देगा। केंद्र इनक्यूबेट टेक्नोलॉजी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, साथ ही यह स्वच्छ ऊर्जा समाधान तैयार करेगा। समाधान ग्रामीण समुदायों की आजीविका पर लक्षित होंगे। केंद्र को CSR फंड द्वारा समर्थित किया जाना है। CSR का मतलब कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। CSR फंड HHSIF से आना है। HHSIF का मतलब हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशन इंडिया फाउंडेशन। हनीवेल होम टाउन सॉल्यूशन इंडिया फाउंडेशन परिवार की सुरक्षा और रक्षा, विज्ञान और गणित, शिक्षा, आवास और आश्रय, स्थिरता और मानवीय राहत जैसे 5 प्रमुख क्षेत्र में दान प्रदान करते हैं। 5 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन सा? 5 प्रमुख क्षेत्र में शिक्षा, आवास, गणित, शिक्षा, रक्षा, आश्रय, स्थिरता, मानवीय राहत जैसे 5 प्रमुख। स्पोर्ट्स की बात करें तो बजट में खेलो इंडिया आयोजन आवंटन में 48% की वृद्धि हुई। सरकार ने 3165.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 15वें वित्त आयोग चक्र 2021-22 से 2025-26 तक खेलो इंडिया खेल के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की योजना की जारी रखने का निर्णय लिया है। खेलो इंडिया आयोजन आवंटन में बजट 2022 में 48% की वृद्धि हुई और इसे प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना में शामिल किया गया। खेलो इंडिया योजना खेल मंत्रालय के प्रमुख केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इसका उद्देश्य देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना है, जिससे जनता को अपने क्रॉस कटिंग प्रभाव के माध्यम से खेल की शक्ति का उपयोग कर सके। युवा और खेल मंत्रालय जो है के मंत्री जो है अनुराग सिंह ठाकुर हैं। बुक्स एंड ऑथर आकाश कंसल द्वारा लिखित भारत की पहली सीजन स्टाइल बुक। प्रबंधन पेशेवर आकाश कंसल द्वारा लिखित द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इन द मिस एडवेंचर्स ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ शीर्षक से भारत की पहली सीजन शैली की पुस्तक है। पुस्तक को वस्तुतः IIT कानपुर और दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में सबसे बड़े पुस्तक लॉन्च समारोह में से एक
में लॉन्च किया गया था। 2006 की कक्षा में 18 अलग अलग एपिसोड हैं जो कॉलेज में बिताए समय को याद करते हैं। पुस्तक का विमोचन अमेजन किंडल पर एक भारतीय फिल्म अभिनेता, लेखक, निर्देशक और निर्माता आर माधवन द्वारा किया गया था। द क्लास ऑफ 2006 स्नीक पिक इन द मिस एडवेंचर ऑफ द ग्रेट इंडियन इंजीनियरिंग लाइफ में 18 अलग अलग एपिसोड हैं। प्रत्येक में एक लर्निंग बॉक्स है और MBA इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों और उम्मीदवारों को निश्चित रूप से कॉलेज में बिताए गए समय की याद दिलाने के लिए अच्छी पुस्तक है। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का निधन हो गया है। अभिनेता और फिल्म निर्माता अमिताभ दयाल का 51 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। दयाल ने ओम पुरी के साथ फिल्म कगार, लाइफ ऑन द एज 2003 में जमा था, भोजपुरी फिल्म रंगदारी, राज बब्बर की धुआं, अमिताभ बच्चन के विरुद्ध 2005 जैसी फिल्मों में काम किया है। आगे बात करते हैं तो उन्होंने पी आकाश की दिल लगी ये दिल लगी 2005 में भी काम किया है, जिसमें धर्मेंद्र, रति अग्निहोत्री और कपिल देव ने भी अभिनय किया, लेकिन कभी दिन का उजाला नहीं देखा। विविध की अगर बात करें तो गुजरात और उत्तर प्रदेश के अभयारण्य रामसर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध। गुजरात के जामनगर के पास खिजदिया पक्षी अभयारण्य और उत्तर प्रदेश में बखीरा वन्यजीव अभयारण्य को रामसर कन्वेंशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसके साथ ही भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या 49 हो जाती है। खिजादिया रामसर टैग पाने वाले गुजरात का चौथा आर्द्रभूमि बन गया है। नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य, थोल वन्यजीव अभयारण्य और बाधवाना आर्द्रभूमि राज्य के अन्य रामसर स्थल हैं। पिछले साल अप्रैल में शामिल किया गया था। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए।